बाजार बोलते हैं इसमें एक बार देख लेते हैं एफआईज का फ्लो किस तरह का देखने के लिए मिला है। कल के सत्र में फ्राइडे को किस तरह से एफआईज ने काम किया। तो 2789 करोड़ रुपए की एफआईज बाय करके, माफ़ कीजिएगा, 2789 करोड़ की बाय डीआईज करके ले गए, लेकिन एफआईज का फ्लो 498 करोड़ रुपीज़ का रहा। हालांकि ये कम है रोज के मुकाबले, लेकिन हाँ पॉजिटिव है, यही एक बड़ा पॉजिटिव मार्केट के लिए भी है। यहीं से एक रिलीफ भी है कि एफआईज कहीं ना कहीं एक ऐसी रीडिंग लिए बैठे हैं या कोई डेटा लिए बैठे हैं जो कि हमें नहीं पता अभी, क्योंकि सितंबर में जब उन्होंने सेल करना शुरू किया था तब भी हमें नहीं पता था कि मार्केट इतना तेज नीचे आ जाएगा। एक बार देख लेते हैं ग्लोबल इंडिसेस का हाल, वहाँ पर किस तरह का रुझान इस समय देखने के लिए मिल रहा है। तो अमेरिकन मार्केट्स में एक लैकलस्टर सा मूवमेंट रहा, वहाँ पर करीब 4.5% की गिरावट देखने के लिए मिली। शंघाई, हैंगसेंग, निकाई और कोस्पी चारों में ग्रीन मार्क बना हुआ है, लेकिन निकाई में अच्छी तेजी है, करीब 1% से ज़्यादा की। वहीं अगर देखें हैंगसेंग और शंघाई, यहाँ पर भी करीब आधा से 1% की तेजी देखने के लिए मिल रही है। एक बार देख लेते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो कि टॉप गेनर्स हैं आज के सत्र में। तो टॉप गेनर्स की लिस्ट में देखें तो सीसीएल प्रोडक्ट करीब 14% ऊपर आफ्टर द रिजल्ट्स। डीसम श्रीराम में भी रिजल्ट्स के बाद आफ्टर रिजल्ट्स यहाँ पर कुछ 8.5% का मूव देखने के लिए मिल रहा है। पॉली मेडिकेयर 6.5%, कामा होल्डिंग करीब 5.5%। येस बैंक में जापानीज कंपनी के एक स्टेक लेने की बात है जिसकी वजह से आज काउंटर करीब 5% ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर देखें टॉप लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो कि आज गिरावट दिखा रहे हैं या वीक हैं, उसमें कमिंस इंडिया करीब 5% नीचे है, ईस्ट माइट्रिप 5%, आईटीडी सीमेंटेशन 4.5%, एवेंटेल और बॉम्बे डाइंग करीब 3.5 से 4%, ये दोनों काउंटर्स भी नीचे हैं। लेकिन इस समय की सबसे बड़ी जो खबर है जो मार्केट को परेशान कर रही है, मार्केट में सुर्खी बनी हुई है, वो वही है कि भारत पाक टेंशन, और उस पर कुछ जो अपडेट्स हैं वो ये हैं कि भारत के कई राज्यों में कल यानी कि 7 मई को युद्ध की मॉक ड्रिल होगी, और 1971 के बाद पहली बार हो रहा है कि देश भर में इस तरह की मॉक ड्रिल हो रही है स्टेट लेवल पर। तो ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेट कर रहा है कि कुछ तो है। अब ये कुछ कितना बड़ा है वही समय ही बताएगा। पीएम की डिफेंस के उच्च अधिकारियों से लगातार मीटिंग्स जारी हैं, और मिलिट्री सॉल्यूशन सही नहीं है, ये यूएन के अधिकारियों ने बोला है। उन्होंने कहा मिलिट्री सॉल्यूशन इज़ नॉट द राइट सॉल्यूशन। अब उनकी तरफ से पहल हो रही है, इंटरनेशनल कम्युनिटी चाहती है कि कहीं ना कहीं ये युद्ध ना हो। साथ ही अगर देखें तो पाकिस्तान की सेना ने सेनाध्यक्ष मुनीर से इस्तीफ़ा मांगा है, इस तरह की भी खबरें हैं। और उनकी सेना के जो कर्नल जनरल जो वो लोग हैं वो कह रहे हैं कि मुनीर को हटाओ और मुनीर से इस्तीफ़ा लो। तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान आर्मी की तरफ से भी एक दिखाता है कि उनकी सेना खुद तैयार नहीं है शायद युद्ध लड़ने के लिए। लेकिन ये सब युद्ध से पहले कई बार टैक्टिक्स भी होती हैं, तो खबरें उड़ाई भी जाती हैं। तो ये सब देखना होगा कि अब कितनी खबरें सच निकलती हैं, ये युद्ध होने या कोई भी परिस्थिति होने पर ही पता लगेगा। लेकिन एक ज़रूर बात है जो कि स्टॉक मार्केट के लोग इस समय देख रहे हैं, वो है डिफेंस शेयर, क्योंकि यही माना जाता है कि युद्ध होगा तो डिफेंस कंपनियों को फ़ायदा होगा। समीर सर, आप क्या मानते हैं? तो लॉन्ग टर्म में शायद उनको फायदा हो सकता है, पर शॉर्ट टर्म में अगर नीजर रिएक्शन आता है तो वो स्टॉक भी थोड़े नीचे तो घटेंगे ही। इट्स नॉट लाइक कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक को सडनली 100 प्लेन्स का ऑर्डर आ जाएगा और वो कल ही प्लेन्स बना के डिलीवर करेगा। यस, सर्टेन कंपनीज दैट मेक डायनामाइट या फिर वो मिसाइल्स बनाते हैं, उनके ऑर्डर्स रैंप अप क्विक हो सकते हैं। तो कंपनीज इन दैट स्पेस लाइक बीईएल जो चिप्स बनाती है, या फिर एस्ट्रा माइक्रो, ये सबको शॉर्ट टर्म में बेनिफिट मिल सकता है इफ द वॉर एस्केलेट्स, बिकॉज देयर ऑर्डर फ्लो विल इंक्रीज एंड देन they can probably increase their profitability at this point of time. But एक चीज आप याद रखिए, eventually selling to the government of India is not going to allow you to make excessive profits at a time of war. तो ऐसा भी नहीं रहने वाला है कि these companies are going to be able to charge whatever they want. At the end of the day, if it's an emergency situation, government का जो demand है उनको comply करना ही पड़ेगा. So I would not take a view कि if a war happens, it's good for defense companies. Long term, जी हाँ, because then government will probably increase its defense spends for whatever reason of safety. But short term में तो सबके लिए खराब ही रहेगा, बुरा ही रहेगा. So war, whatever happens is not good for the market, whether you are in defense or whether you are in business or whether you are banking, कुछ भी हो जाए. As much as we remain positive on banking sector will also take a hit if something happens. So जो हमारा व्यू है, मार्केट में भी इन्वेस्ट टू मेक मनी, बट द फर्स्ट रूल इज नॉट टू लूज मनी. तो अगर वो फर्स्ट रूल हम फॉलो करें प्रिंसिपल की,
there's a saying कि rule number one of the market is don't lose money. Rule number two is don't forget rule number one. So if we have to follow that principle, then this is not the time to be going out trying to put in some money and trying to extrapolate a risk, क्योंकि risk reward आपके फेवर में नहीं हो सकता if something happens. तो पहला रूल कि आप अभी पहले मनी को सेव करना सीखें, क्योंकि मनी को अगर आपने बचा लिया इस मार्केट में तो भी एक बड़ी जीत होगी। और दूसरा रूल यही कि पहला रूल बिल्कुल नहीं भूलना है। तो ये समीर सर का एक गुरु मंत्र। और इस समय मार्केट में जो सर ने बताया कि डिफेंस कंपनियों पर अगर कुछ भी होता है, युद्ध जैसी परिस्थिति आती है, तो नी जर्क रिएक्शन ऑन द नेगेटिव साइड, मार्केट के साथ सभी गिरेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में चलने वाली जो सिचुएशन होगी वो कंपनीज़ के रेवेन्यूज़, कंपनीज़ के ऑर्डर उसी हिसाब से तय होगा कि किन कंपनीज़ को ऑर्डर्स ज़्यादा तेज़ी से मिल रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर जो कि इंटरनेशनल फ्रंट पर है वो है इजराइल हमास युद्ध। उसमें एक नया मोड़ आ गया है। इजराइल की कैबिनेट ने गाज़ा पर कब्जा करने की बात कही है। उनकी कैबिनेट ने ही मंजूरी दे दी है और कह रहे हैं कि हमास को तबाह कर देंगे। अब ये तो सर समीर सर जो कि चीज़ें मान रहे थे लोग कि सीज़ फायर की तरफ हम जा रहे हैं, इंटरनेशनल जो रिस्क चल रहे थे जियोपॉलिटिकल, ये कहीं ना कहीं और एग्रेसिव साइड पर जा रहे हैं। रशिया यूक्रेन भी जैसा डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे कि मैं 24 घंटे में युद्ध रुकवा दूंगा, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं ऐसा। ये क्या इंडिकेट कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट में? वेरी क्लियर इंडिकेशन है कि डोनाल्ड ट्रंप कोई भी वॉर रुकवा नहीं सकता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो दोनों साइड है हैव टू अग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस। डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोले, it doesn't mean that Ukraine is going to be ready to give away certain territory of their land, या फिर Hamas is going to agree के हम वेस्ट बैंक छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं। So aggressiveness will continue। और दूसरा अभी जो हुआ है इसराइल में, वेयर एयरपोर्ट के आजू बाजू आई थिंक सम मिसाइल केम एंड अटैक्ड इट। Israel is not a country जो keeps quiet, so we expect yes aggression to continue। और वो market के लिए, like we keep saying, these kind of things are never good for the market। Market likes certainty, market likes good time, market likes economic growth। ये सब जब होती है तो economic growth definitely does take a hit। और अगर globally economic growth takes a hit, then it's not good। और दूसरी तरफ apart from all these actual wars happening, जो trade wars है, economic wars है, वो भी कंटिन्यू हो रहे हैं। सो वी नीड टू सी व्हाट कम्स आउट ऑफ दिस। आई एम श्योर जो 1.5 months में एक्सपोर्ट्स थोड़े से स्लो डाउन हुए हैं from China or from various other countries, that is going to have some ripple effect, not immediately, but maybe 3 months down the line or 6 months down the line, where you will see some impact, jahan maybe some job losses will happen, kyunki supply chains have moved। So ये सब जो भी हो रहा है will also start showing its head in the next 6 months। So I don't think we should take that also lightly। Apart from actual war, we should also take trade war। और trade war is a big thing। इंडिया के लिए beneficial हो सकता है क्योंकि supply chain इंडिया में shift हो सकती है, but इंडिया I'm so sorry, but India में, if you remember, Vivek ji, we had discussed when the market was down because of this trade war, we said if India signs the treaty, then it will be very good for India because India will be able to take away some amount of market share from other players। तो वो अभी भी on the cards है, but if India goes to war, then all those theories of ours go out of the window। So those are never positive things। So war is not good for the market, whether it escalates in West Bank, whether it escalates in Russia। और very clearly आपने जो कहा कि Donald Trump has not been able to stop anything, very clear sign कि he is not going to be able to stop anything। बिल्कुल। तो डोनाल्ड ट्रंप अभी तक तो असफल साबित हो रहे हैं और ये उनके पीछे अब अमेरिका की गवर्नमेंट भी लग चुकी है। उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ और उनकी खुद की पार्टी में उनकी पोजीशन थोड़ी वीक तो हो रही है। अब आगे देखते हैं कुछ और खबरें जिसमें कि टैरिफ पर जो अपडेट है वो यही है कि अमेरिकी स्टील, ऑटो पार्ट्स और फार्मा पर इंपोर्ट ड्यूटी हटाएगा भारत। इस तरह का एक प्रस्ताव गया है, ऐसा अमेरिकन गवर्नमेंट ने बोला ऑफिशियली, कि उन्होंने कहा कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो चाहती है कि स्टील, ऑटो पार्ट्स और फार्मा पर हम भी ज़ीरो ड्यूटी कर दें। अमेरिका की तरफ से ऑलरेडी बिल्कुल नेग्लिजिबल ड्यूटीज़ हैं। समीर सर, अगर ये प्रस्ताव सही में है और ये मान लिया जाता है अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से और इंडियन गवर्नमेंट ने ये प्रस्ताव अगर भेजा है तो क्या होगा हमारी फार्मास्यूटिकल या ऑटो पार्ट्स और स्टील कंपनीज को? It needs to be seen कि what eventually comes out, but let's put it at this। मैं एक चीज कहूँगा कि अगर इंडिया इंपोर्ट ड्यूटी कम करती है तो आर वी सेइंग वी आर नॉट एबल टू compete with American cost of manufacturing
in the domestic market for cars made in the domestic market, I don't think वो case है. I think हमारी auto companies are very competitive. Auto ancillary companies are very competitive. In fact, we are exporting more to them because हमारा pricing better है. So I don't see that as a negative. अगर India cuts its import duties and US allows imports to happen, so I think it's a positive. फार्मा पे अगर कुछ भी import duty US लगाती है या if India says okay we are removing it, so what can happen is maybe some amount of medicines can come from the US, but India में medicines are anyways much cheaper. We are selling at cheaper prices. हमारे पास वो क्या कहते हैं कि we have low pricing क्योंकि consumption basket ज्यादा है. Plus we don't have insurance. US में क्या है कि insurance covers medicines also. तो अगर वहां पे import duty लगती है तो भी it's not going to have an impact on Indian companies for the simple reason at the end of the day medicine जो खरीदने वाला है वो तो insurance से लेने वाला है, तो he is going to continue to buy the medicines at the higher price जो imported prices पे. प्लस अगर आप देखें तो ग्रॉस कॉस्ट तो अगर आप मेडिसिन पे देखें तो इट्स क्लोज, ग्रॉस मार्जिन है 85%, तो इंपोर्ट ड्यूटी उस पे लगेगी तो इट्स नॉट गोइंग टू चेंज द प्राइसिंग दैट ड्रास्टिकली फॉर द मेडिसिन. सो आई वुड नॉट बी टू वरीड अबाउट इट. ये सब नॉइज है मार्केट में, ये सब इवेंचुअली फेड आउट हो जाते हैं. What you have to study is which are the companies that have a good basket in the US जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिनके पास न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस है, जो उनके जो पेटेंटेड प्रोडक्ट्स है वो क्रैक करके they are able to probably enter the market as the first mover advantage to capture some market share. वो सब देख के अगर आप करें तो that will be a better way of investing in pharma. But I don't see any major risk of any imports coming from the US in these sectors in India. मुझे उतना नेगेटिविटी नहीं है उसमें. जी, तो सर कौन से सेक्टर, कौन से शेयर्स को इस समय बैट करना चाहिए लाइक फार्मा में और स्टील में? तो फार्मा सेक्टर में आई थिंक सन फार्मा एक कंपनी है जहां पे हमारा पॉजिटिव व्यू अभी भी है, बिकॉज दे आर नॉट ओनली ट्राइंग टू क्रैक द जेनेरिक्स बिजनेस बट दे आर आल्सो ट्राइंग टू डू ब्रांडेड जेनेरिक्स, यानी कि जो प्रोडक्ट is already a generic but they are trying to brand it and trying to capture market share. क्योंकि US में जो ड्रग्स बिकते हैं usually they don't sell by a brand name but they sell by the medicinal name. यानी कि अगर यूएस में कोई डॉक्टर के पास आप जाओ तो they will not say buy Crocin, they will say buy paracetamol. फिर जो पैरासिटामोल आपको मिलती है is based on आप जिससे लेते हैं, या वॉलमार्ट से, या any of the pharma companies जो सेल करती है, what they have purchased and they will just give you that without any branding. So they are trying to enter वो branded space, वो एक अच्छी बात है. Apart from that they have a lot of patents that they are trying to break through out there also. उनके ANDA filings are quite large, वहाँ पे एक ग्रोथ आ सकती है. सो सन फार्मा इन द लार्ज कैप हमारा पॉजिटिव व्यू है. अगर आप मिड कैप फार्मा में देखें तो टोरेंट फार्मा सिमिलर काइंड ऑफ business है जहाँ they are trying to crack a lot of the patented drugs. They have filings of ANDAs which will allow them to get first mover advantage. तो वो एक फार्मा सेक्टर में एक इंटरेस्टिंग है. स्टील में अभी भी मैं थोड़ा पॉजिटिव नहीं हूँ क्योंकि even though we've put these import duties and restrictions from China, I still believe कि अगर global growth में slowdown होती है तो the steel sector will get affected negatively. Pricing will not be something that Indian companies will be able to call out. अगर आपको लेना ही है स्टील में तो राइट नाउ द ओनली बेट दैट रिमेन्स इज टाटा स्टील, क्योंकि जेएसडब्ल्यू स्टील में तो वो इशू हो गया है भूषण स्टील का, वो कब रिजॉल्व होगा, वो एक ओवरहैंग हो गया है कंपनी पे. सो इफ स्टील प्राइस वर टू गो अप येट दैट ओवरहैंग जेएसडब्ल्यू स्टील पे रहेगा. सेल एज मच एज वी थिंक इट्स अ गुड कंपनी, वहां पे the company has not been able to deliver जो बाकी के steel companies have been able to deliver. So if you have to make a play on steel, then Tata Steel becomes the only play in India per se जो हम अच्छे से recommend कर सकते हैं from the larger players. ठीक है, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं सर. अगली खबर काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहती है लेकिन इस बार शायद इतनी रेलिवेंट नहीं हो पा रही है. वो है फेड की मीटिंग. फेड की मीटिंग आज से शुरू हो रही है और कल उसकी अनाउंसमेंट्स आ जाएंगी. तो इस बार तो ये माना जा रहा है कि केवल 4% प्लेयर ही मान रहे हैं कि वहाँ पर इंटरेस्ट रेट कट होगा. बाकी तो 96% प्लेयर्स तो यही मानते हैं कि इस बार इंटरेस्ट रेट में कुछ बदलाव नहीं होगा. हालांकि जो फेड के चेयरमैन हैं उनकी कमेंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी. तो इस बार की बैठक से ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं, लेकिन अगली बैठक 17-18 जून को होगी. उसके लेकर या अगली कुछ बैठकों को लेकर क्या कमेंट्री करते हैं फेड के चेयरमैन, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा. सर आप कैसे देख रहे हैं फेड के इस बार की बैठक से? कुछ लग रहा है कि मार्केट पर कुछ वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है?
वॉलेटिलिटी तो ऑलरेडी है, आई डोंट थिंक उसके वजह से बढ़ेगी वॉलेटिलिटी, बट सिंपली पुट, जो आपने कहा कि ओनली 4% इज एक्सपेक्टिंग अ रेट कट, आई थिंक सब लोग वैसे ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जेरोम पावेल हैज कम आउट बिफोर एंड सेड कि ही इज नॉट लुकिंग टू कट इंटरेस्ट रेट्स इन अ हरी, क्योंकि इन्फ्लेशन वहां पे थोड़ा बढ़ सकता है बिकॉज ऑफ दी ट्रेड वॉर्स जो हो रहे हैं। अगर डील्स ये ट्रेड एग्रीमेंट स्टार्ट गेटिंग साइन, आई एम श्योर वो भी एक कमेंट करेंगे, अगर ट्रेड एग्रीमेंट स्टार्ट गेटिंग साइन एंड इंपोर्ट स्टार्ट स्टेबलाइजिंग और प्राइसिंग डज नॉट शो अपमूव, ज्यादा अपमूव नहीं दिखाता है, देन आई विल स्टार्ट कटिंग इंटरेस्ट। अगर उतना भी वो दे दे तो आई थिंक मार्केट विल लुक एट इट पॉजिटिवली and probably want to move up, क्योंकि interest rates going down is a great positive for the markets, क्योंकि क्या हुआ है अभी, lot of money has moved into the debt market in the US, क्योंकि आपको risk free 4.5-5% मिल रहा था। So if the interest rates start moving down and your आपने 10 year के GSEC लिए हुए हैं, now the GSEC 10 year GSEC from 4.5 से comes down to, I'm just saying, बोल रहा हूँ, say 3.5 over say 6 months period, तो आपने वो for the next 9 years you have earned that 1% extra, तो आपका returns बहुत ज्यादा बढ़ चुके होंगे। So a lot of people start trying to book that profit and move that money into equities or some other asset class, so that could be a positive, but am I expecting anything कि Fed कुछ major announcement करेगा? नहीं। क्या volatility उसके वजह से बढ़ेगा? शायद नहीं। Should rate cuts happen in the US eventually? Yes, क्योंकि trade agreements obviously will get signed। ये जो इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा will be a temporary thing because of these import duties one time। एक बार ये आ गए सिस्टम में, then I don't think inflation will keep rising from there। दूसरा, oil prices are going down, which is a big positive, that also gives a big benefit to inflation negativity, तो वो भी एक है। So everything has to be looked at in the picture, but I'm not expecting anything major from the Fed। ठीक है, अगली खबर सर, अब कुछ एक रिजल्ट्स जो कि हमने देखे कल मार्केट क्लोज होने के बाद। जम्मू एंड कश्मीर बैंक यहाँ पर एनआई तो 13% बढ़ता हुआ दिखाई दिया, लेकिन जो प्रॉफिट है वो करीब 8% गिरता हुआ दिखाई दिया। 638 करोड़ से गिरकर 585 करोड़ का पैट आता हुआ दिखाई दिया है। समीर सर, कैसे देख रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक? देखिए, ये क्वार्टर ठीक है, 8-10% प्रॉफिट गिर गया, लेकिन जिस जगह पर वो है और उसका 80-90% एक्सपोजर जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि इस समय सबसे ज़्यादा सेंसिटिव डेस्टिनेशन बना हुआ है, और पिछले 3 साल का ट्रेंड देखें तो टूरिस्ट अराइवल की वजह से वहाँ की पूरी इकोनॉमी सर्च की और बैंक ने भी अच्छा सर्च किया। 500 करोड़ का प्रॉफिट ईयरली कमाता था हार्डली, अभी 2000 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहा है। ये तो एक क्वार्टर के रिजल्ट है, एक क्वार्टर जितना पहले पूरे साल में कमाता था। अब क्या ये रिवर्स होगा ट्रेंड? लग रहा है जम्मू कश्मीर बैंक के लिए कुछ प्रॉब्लम्स होंगी? जी, अनफॉर्चुनेटली ये स्टॉक हमारे कवरेज में नहीं है, तो आई डोंट नो उनका एक्सपोजर कहाँ पे है, कौन से सेक्टर्स पे है, सो वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कमेंट। पर इफ व्हाट यू सेड कि 80% ऑफ हिज एक्सपोजर इज टू जेएनके, वहाँ पे रिस्क तो ऑब्वियसली बढ़ ही जाता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर वहाँ पे कुछ होता है, टूरिज्म गेट्स हिट, कंजम्पशन गेट्स हिट, स्पेंडिंग गेट्स हिट अक्रॉस द बोर्ड, तो वहाँ की इकोनॉमी थोड़ी सी स्लो डाउन तो होगी, एंड दैट विल इवेंचुअली हैव इट्स शो इट्स वे इनटू द बैंक्स नंबर्स थ्रू द एनपीए। पर मेरे पास उस पे कवरेज नहीं है। ऑल आई कैन से इज इफ योर एक्सपोजर इज वेरी हाई आउट देयर इन दैट वो रीजन में, तो उस पे एनपीए बढ़ने के रिस्क है। सो कीप दैट इन माइंड एंड प्लीज मेक योर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और ट्रेडिंग डिसीजंस। जी, इसका सर 40% जो मैं इनकी लोन बुक देख रहा था वो पर्सनल लोन पर आधारित है, और 11% लोन इनका बिजनेसमैन्स को दिया हुआ है, और रियल इस्टेट या जो मॉर्गेज वाला जो लोन है वो काफ़ी कम है। तो ये एक थोड़ी सी मतलब इस बैंक की शायद प्रॉब्लम हो सकती है या है, जिसकी वजह से ये काउंटर गिरा भी था। अभी जब जैसे ही ये पहलगाम वाला हमला हुआ था तो ये काउंटर काफ़ी तेज़ी से गिरा था। तो ये दर्शकों के लिए केवल एक अपडेट है जो कि हमने आपके साथ शेयर किया। दूसरा रिज़ल्ट मैं पढ़ देता हूँ सर। कैंप्स, जहाँ पर कि रेवेन्यू कंपनी के करीब 4.5% नीचे आए हैं, और प्रॉफिट में करीब 9% की गिरावट देखने के लिए मिली है इस क्वार्टर में। तो यहाँ पर सर क्या लग रहा है आपको कि कैंप्स के शेयर में अभी क्या करें? एक्चुअली मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ कि उनके रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी कम हुआ है, क्योंकि उनका जो बिजनेस है इज प्रोवाइडिंग
म्यूचुअल फंड्स को जो वो क्या बोलते हैं रजिस्ट्री सर्विसेज जो करती है, दे प्रोवाइड दैट सर्विस। और अगर आप देखें तो AUM ग्रोथ हैज कंटिन्यूड, ऑल्दो ग्रोथ स्लो डाउन हुआ है, AUM growth has continued. So for them, revenue stream should not have been affected क्योंकि जितने transactions होते हैं, I'm sure they are able to generate some amount of revenue. Plus AIFs में उनका जो business है, so I'm actually a little surprised. मैं con call पे बैठने वाला हूँ to see what exactly went wrong in the earnings. But अगर मैं longer term view ये stock पे दूँ, तो I'm very very positive. क्यों? क्योंकि इस business में capital investment बहुत कम है। आपने ऑलरेडी आपका सेटअप कर दिया है विद द सॉफ्टवेयर विद व्हाटएवर सर्विसेज दैट यू आर ऑफरिंग। आप थोड़े से नए ब्रांचेस ऐड करेंगे जहां पे आपका थोड़ा ओपेक्स बढ़ेगा, रेंट कॉस्ट और एम्प्लॉय कॉस्ट, व्हिच विल अलाउ यू टू सर्विस बेटर or better, more amount of processes. But overall जितना मेरा रेवेन्यू बढ़ता है, that is pretty much all going into my profitability क्योंकि मेरा cost increases will be minimal. मेरा जो revenue increase होता है is not proportionate to my cost increase. So profitability और operating leverage काफी strong है. Plus ये debt free company है. They will never need to employ huge amount of debt because of the उनका जो asset light business model है, not asset light but जो business ही asset light है. So over a period ROE ये कंपनी की बढ़ती रहेगी। Yes, stock correct हुआ है, profits थोड़ा सा correct हुआ है। I'm going to sit for the call today and understand a little more जी detail. But I am quite positive on CAMS. मेरा investment है, I'm personally invested and we like this company. Please आप अपना research करके invest करिए, but I am very positive. ठीक है। तो सर पॉजिटिव हैं और अभी सर ने कुछ पॉइंट्स बताए, उनको ज़रूर आपको ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करने। नेक्स्ट काउंटर सर इंडियन होटल्स, यहाँ पर हमने देखा कि स्ट्रेंथ बहुत अच्छी रही है इस काउंटर पर, लेकिन रिजल्ट्स में देखें तो वाई रिजल्ट्स ठीक भी आए हैं और रेवेन्यू में करीब 27% का जंप और प्रॉफिट में 25% का जंप देखने के लिए मिला, लेकिन ये स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन से कम है और उसकी वजह से आज हमने काउंटर की पिटाई होते हुए भी देखी है। सर इस माहौल में एक तो रिजल्ट्स थोड़े से वीक आ जाएं, ऊपर से सेंटीमेंट ऐसा हो कि लोग थोड़ा सा तो कॉशियस होना शुरू हो गए हैं कि कहीं ना कहीं बाहर अभी घूमने नहीं जाना है या छुट्टियों पर। मैं अपने कुछ फ्रेंड सर्कल की बात बता रहा हूँ कि चलो ठीक है कि अभी 8-10 दिन रुक जाते हैं, उसके बाद प्लान बनाते हैं, सो इट्स टेम्प्रेरी। लेकिन ऐसा माहौल अगर ये थोड़ा सा खिंचता है, एस्केलेशन बढ़ता है, तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा लोग अलर्ट साइड पर तो जाएंगे। तो क्या करें सर इंडियन होटल पर? तो look, अगर वॉर होती है तो ऑल बेट्स आर ऑफ, लाइक हम लोग ने पहले ही कहा, क्योंकि देन द नेगेटिविटी है। बट अगर आप होटल सेक्टर की बात करें तो इंडिया में अपॉर्चुनिटी अभी भी बहुत बहुत लार्ज है। इंडिया में ट्रैवल और टूरिज्म बहुत अर्ली स्टेजेस में है, यानी कि लोकल टूरिज्म जो इंक्रीज इन कंजम्पशन होगा विल बेनिफिट कंपनीज लाइक इंडियन होटल्स, जो which cater to all levels of tourists. उनके पास brand starting all the way from the Taj Exotic, the absolute premium to Ginger hotels है. They have now residential stays like Amma stays. उनके पास restaurant business है. They have delivery services through Qmin. तो in the entire vertical chain of consumption उनके पास एक अच्छी बास्केट है which they can cater to, और वो प्रॉफिटेबिलिटी में ऑब्वियसली दिख रही है। दूसरा उन्होंने जो बड़ा स्टेप लिया था वो अपना बिजनेस मॉडल कैपिटलाइज करने से, सो दे आर कॉन्स्टेंटली ओपनिंग न्यू होटल्स विदाउट हैविंग टू प्लाव इन बिग बड़ा पैसा, यानी कि होटल बनाने का कॉस्ट नहीं लगता, क्योंकि दे आर यूजिंग एक्जिस्टिंग होटल्स, रिफर्बिशिंग देम, रीब्रांडिंग देम, making them up to the Taj या Vivanta या फिर Ginger status and able to rent it out under their brand name. So this growth is going to continue over long term. So we are positive on the hotel sector, Indian hotels also. ITC hotel भी अच्छा लग रहा है, वहाँ पे भी 140 hotels. So results were good for Indian hotels and we believe they will continue to do well. But हाँ, अगर war होती है, like you said कि for the next 3 months maybe people will reduce their travel. और अगर वो होता है then the profitability can go down and that will be a buying opportunity according to me, क्योंकि growth long term पे Indian hotels पे बहुत अच्छा है. So I am positive, but like you said, short term could be a little negative. ठीक है। लास्ट क्वेश्चन समीर सर, कोई ऐसे स्टॉक्स जो आप ट्रैक कर रहे हो, आपको लगता हो कि इस परिस्थिति में भी ठीक है, इनको ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है? अगर आपको यही मार्केट में कुछ भी लेना है,
आई थिंक इट मेक्स मोर सेंस कि आप लार्ज कैप में यू कीप मोर ऑफ अ फोकस, क्योंकि अगर कुछ नेगेटिविटी भी आती है दे विल प्रोबेबली बी द फर्स्ट वंस टू बाउंस बैक। अगेन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में जहां मेरा सबसे ज्यादा पॉजिटिव व्यू है फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ, क्योंकि विदाउट फाइनेंसिंग इंडिया में ग्रोथ नहीं हो सकती है। सो आई वुड स्टिक विद एन एचडीएफसी बैंक जो एक्चुअली इज एट द लाइफ टाइम हाई, आई मीन लाइफ टाइम हाई, बट आई थिंक ग्रोथ इज स्टिल देयर फॉर देम। कोटक बैंक जो थोड़ा सा करेक्ट हुआ है वो ले सकते हैं इन द बैंकिंग स्पेस। हम आई मीन आई लाइक मिड कैप बैंक्स, बट जब एनपीएस बढ़ेंगे they may not be able to handle the NPAs as well as some of the large banks if something happens in war situation or in whatever situation. So from that point अगर कुछ लेना ही है ये मार्केट में तो stick to the large banking quality names, stick to maybe company like Mahindra and Mahindra जो अपना they also make some defense products but they are also into farm business, they are also into auto जो इंडिया में eventually grow करेगी, वो market share grow कर पाएंगे। So Mahindra and Mahindra is something I would think of looking at. So counters in the large cap जहां valuations बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। जी ठीक है, तो लार्ज कैप के साथ आपको स्टिक रहना है। कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक और एम&एम जैसे कुछ काउंटर्स जहां पर कि आप कोई गिरावट आए या कुछ आपको इन्वेस्ट करने का मन कर रहे हैं तो आप इन काउंटर्स को अप्रोच कर सकते हैं। समीर सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अपना थैंक यू सर। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ दर्शकों की पसंदीदा गेस्ट रवि सिंह जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, धन्यवाद, आज स्टूडियो में आप आ गए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं सोच रहा था कि आज आपको क्या उपाधि दी जाए, तो आज तो आप मुझे सुपरस्टार लग रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट में यहाँ एक करेक्शन और मार्केट एक दुविधा पे है और एक सुपरस्टार ही मार्केट से निकाल सकता है, मार्केट की दुविधाओं को दूर कर सकता है। हम तो इसलिए आपको लेकर आए हैं सर, हम तो हाँ, हमें उसकी वजह से कोई स्टार देना हो तो दे सकते हैं कि हम रवि जी को आज अपने स्टूडियो में ले आए, वरना रवि भाई हमें बस चाय पर ही मिलते हैं। नहीं देखिए, आज जल्दी ऑफिस आ गया। चलिए, अच्छी आदत है सर, कंटिन्यू रखें, इनका फ़ायदा ही मिलेगा दर्शकों को भी और हमें भी। मैं सर रिजल्ट्स पे बात कर रहा था। एक रिजल्ट जो कि मेरी बात नहीं हो पाई समीर सर से, वो है कोफोर्ज का। Q4 रिजल्ट्स आए हैं, क्यू ऑन क्यू बेसिस पर रेवेन्यू करीब 4.5% बढ़ा और नेट प्रॉफिट 21% बढ़ा, लेकिन स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन से कम है। स्ट्रीट कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा था, स्ट्रीट सोच रहा था कि करीब 40% तक प्रॉफिट बढ़ेगा। अभी क्या करें सर कोफोर्ज पर? देखिए, इस समय मार्केट के सिनेरियो को अगर समझा जाए तो मुझे लगता है कि जो ये रिज़ल्ट आए हैं कोफोर्ज के काफ़ी अट्रैक्टिव हैं और इसी वजह से आपने स्टॉक में रिएक्शन भी यहाँ पर आपको देखने को मिला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से विवेक भाई अभी जो मोमेंटम है उसमें तो बाय पोजीशन बिल्कुल कंटिन्यू करनी चाहिए। जहाँ तक लेवल्स की बात करें, मुझे ऐसा लगता है कि 5 से 8% की रैली धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा सा पेन यहाँ पर ज़रूर हुआ है। अब पेन किस चीज़ का है अगर आप देखिए तो जो आज मार्केट में थोड़ा सा डायरेक्शन डाउन है, थोड़ा सा इम्पैक्ट कम है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो कोफोर्ज काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल पर है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। ये स्टॉक ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आपको धीरे धीरे करके आपके पोर्टफोलियो में ऐसी पोजीशंस ऐड होते रहते हैं, ऐसी प्रॉफिट बढ़ाते रहते हैं जो आपको पता भी नहीं चलता। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं और यहाँ पर कंटिन्यू रखना चाहिए।